नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके फॉर वनडे एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे पाषाण काल सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, इन पर चर्चा करेंगे और इनके अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को भी देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मनुष्य को सर्वप्रथम कृषि का ज्ञान हुआ था और उसने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्लमाला पहाड़ियाँ, नर्मदा घाटी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी। सर्वप्रथम नर्मदा घाटी में मानव का साक्ष्य मिलता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जौ। सर्वप्रथम जौ को उगाया गया था और उसके कुछ दिनों बाद ही गेहूं का भी प्रयोग किया गया और गेहूं को उगाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। कहीं कहीं कैलिकोलिथिक युग भी लिखा मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है गुफाओं के शैलचित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उपागम स्थल? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुफाओं के शैलचित्र। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन है बुर्जहोम, कोल्डी हवा, मांडो, मास्की। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुर्जहोम। बुर्जहोम श्रीनगर के निकट स्थित एक जगह है जहां पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, दमदमा से। इसके अलावा सराय नहर राय से और महदहा से एक एक सब मिले थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं? दोस्तों, गर्त आवास का मतलब है गड्ढे के घर। ऑप्शन है बुर्जहोम से, कोल्डी हवा से, संगनकल्लू से, ब्रह्मगिरी से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुर्जहोम से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप, मार्टिमर व्हीलर? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना अधिकारी था जिसे बंगाल के इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था और इसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी, भोपाल, चेन्नई, मुंबई? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुवाहाटी। अब इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है
प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग उस युग को कहते हैं जहां हमें उस इतिहास से संबंधित लिखित सामग्री तो प्राप्त है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहास है वो केवल हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही अभी तक प्राप्त हुआ है। इसकी जो लिपि है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेती हर उसकी खेती हर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि गैर आर्य अर्थात वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई। तो यह ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई। शिलालेख और पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख इसलिए इसके सही उत्तर नहीं है क्योंकि अभी तक लिपि को पढ़ा ही नहीं जा सका है, तो ये प्रमुख स्रोत के रूप में नहीं गिने जाते। केवल पुरातात्विक खुदाई को ही हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। चलो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से या कुषाण काल से? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पूर्व आर्य अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ब्यास, सतलज, रावी, सिंधु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है तथा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर तथा चौड़ाई पश्चिम से पूरब की ओर 33 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। दोस्तों ऑप्शन ए, बी, सी बिल्कुल सही हैं, जबकि ऑप्शन डी गलत है। लोग लोहे से परिचित थे। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे क्योंकि ये सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। लोगों को कांस्य का ज्ञान था। इसके अलावा अन्य धातुएं भी मिली थी यहाँ पर, जैसे सोना, चांदी, लेकिन लोहे के प्रमाण नहीं मिले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या अफगानिस्तान में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला।
मृतकों का टीला कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल लोथल कहाँ स्थित है? पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, सिंध में। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, गुजरात में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा, माही, भोगवा, भीमा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भोगवा नदी। भोगवा नदी अहमदाबाद जिले के, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। ये कह सकते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। तो इसके ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पशुपति की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक लोहे की कोई जानकारी नहीं मिली है, जबकि तांबा, स्वर्ण और चांदी को वहां से प्राप्त किया जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शेर। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, एक विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या एक उत्तम व्यक्ति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक उत्तम व्यक्ति। या कहीं कहीं लिखा आ सकता है कि आर्य शब्द का अर्थ है कुल श्रेष्ठ। कुल श्रेष्ठ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रयी नाम है 3 वेदों का, धर्म संघ व बुद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसमों का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3 वेद का। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अथर्ववेद से। अथर्ववेद से। दोस्तों हमें पता है कि वेदों की संख्या 4 है। वेद कितने हैं दोस्तों? वेद हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रत्येक वेद से एक ब्राह्मण ग्रंथ जुड़ा हुआ है या संबंधित है। जैसे कि ऋग्वेद से है ऐतरेय ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। इसके अलावा यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। इसके अलावा सामवेद से है जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सामवेद। दोस्तों सामवेद के अधिकांश जो ऋचाएं हैं वो ऋग्वेद में पहले से ही मौजूद हैं, इसलिए सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला प्रश्न, उपनिषद पुस्तकें हैं
विधि पर आधारित, धर्म पर आधारित, योग पर आधारित या दर्शन पर आधारित? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दर्शन पर आधारित। उपनिषदों की संख्या दोस्तों है 108। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? परवर्ती संहिताएं, ऋग्वेद, ब्राह्मण या उपनिषद? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम मोक्ष शब्द की चर्चा मिलती है। ऋग्वेद में इसकी कोई चर्चा नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपनिषद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के? दोस्तों बौद्ध ग्रंथ जातक में स्वर्ण सिक्कों को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। पहला था निशाका, दूसरा था सुवर्ण और तीसरा था मसाका। दोस्तों निशाका उच्च मूल्य की मुद्राएं थीं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वर्ण आभूषण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? वरुण, विष्णु, रुद्र, इंद्र? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंद्र। ऋग्वेद में सबसे अधिक जिस देवता की ऋचाएं लिखी गई हैं वो इंद्र है, जिसके विषय में 250 ऋचाओं की रचना की गई है। इसके बाद अग्नि का स्थान है जिसके लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद विश्वामित्र द्वारा माफ करना दोस्तों, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री जो मंत्र है वो सूर्य देवता सविता को समर्पित है। सूर्य देवता सविता को समर्पित है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था तथा इनकी माता का नाम माया देवी था। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बिंदु और बता दें, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगृह में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रावस्ती में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म में कुछ शब्द हैं जिनको जानना अवश्य ही जरूरी है। महाविनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, ये 3 शब्द हैं जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे। जब 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग दिया था, 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था, तब इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को निरंजना नदी, जिसे वर्तमान में फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, वहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस स्थान को अब बोधगया कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को
प्रथम बार उपदेश दिया था और वह स्थान वर्तमान वाराणसी के सारनाथ में स्थित है। तो पहली बार जो उपदेश दिया गया था उसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। अगला है महापरिनिर्वाण। 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने अपने प्राण त्याग दिए थे और उस समय उनकी आयु 80 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथ में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रारंभिक गुरु। गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु अलार कलाम थे। दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।